हेलो बच्चों, मैं हूं संजीव पांडे फ्रॉम एड्यू मंत्रा। आज जो है हम बात करने वाले हैं 9th का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, अब ये कह सकते हो कि आपकी ऑफिशियली फिजिक्स की शुरुआत हो चुकी है, फिजिक्स की पढ़ाई की। मतलब हमने पढ़ा है 8 तक भी, बट दैट वाज लाइक जनरल साइंस था। थोड़ी सी न्यूमेरिकल की शुरुआत, ये हाई लेवल नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब ये तो कुछ नहीं, जब हम आगे जाएंगे तो और चीज़ें होंगी, बट डिफ़िकल्ट लग सकती जब आप बुक रेफ़र करोगे, बुक देख रहे हो, न्यूमेरिकल्स देख रहे हो। ठीक है, तो उसकी सही शुरुआत होनी ज़रूरी है। ओके, इसलिए ये वीडियो को लाया हूँ। मैं चाहता था कि इस वीडियो को मैं लाइव ले आऊँ, बट दिक्कत ये है कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन इंटरनेट की दोनों तरफ में इश्यूज़ होंगी, जिसकी वजह से मतलब हो भी रही है, जिस वजह से मैं ये रिकॉर्डेड में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज हम शुरू करते हैं यहाँ पर। और ये सबसे पहले तो भाई मोशन है क्या चीज़। ठीक है, मैं आता हूँ फिजिक्स के ऊपर। इस वर्ड को पहले हम देख लेते हैं। मोशन का मतलब है, अब टेक्निकली चीज़ें हमको बतानी है, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल बात है यार, है ना। जैसे कि अब सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहां पर था, जो कुछ देर में, कुछ समय में इधर आ गया। ठीक है, कुछ टाइम में वो यहां पर आ गया। तो यानी क्या, आई कैन से दैट एट t इक्वल टू 0 में रीडिंग शुरू कर रहा था, तब मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट इधर है, और जब मैंने कुछ टाइम बाद यानी कि आफ्टर टाइम 2 सेकेंड आई सॉ दैट द ऑब्जेक्ट इज एट b, सपोज दिस पॉइंट इज a। तो क्या है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम तो आगे बढ़ता ही है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम तो रुकेगा नहीं, उसकी रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन, है ना। हम कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है कैसे बताएंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और बहुत अहम बात जो मैं यहां मिस कर रहा हूं, कि सिर्फ जो मोशन है वो टाइम से रिलेटिव नहीं है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कैसे देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखो, जैसे कि यहां पर ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक बंदा है, मान लो तुम हो यहां पर खड़े और दो गाड़ियों को चलते हुए देख रहे हो। अब इसकी जो स्पीड है वो है 110 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो उसकी स्पीड हमको दिखाई पड़ रही है, हम जब देख रहे हैं एज ए ऑब्जर्वर तो हमको लग रहा है कि भाई ये स्पीड है। एक बहुत ही छोटी सी बात कि मान लो यहां पर एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका नाम है ए, और उसी कार में उसके बगल में एक दूसरा पर्सन बैठा है जिसका नाम है बी। तो अगर ये पूछा जाए कि इस बंदे से, अगर ये ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि ए की स्पीड क्या है, तब तो वो कहेगा 110 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर बी से पूछा जाए कि ए कितनी स्पीड से दौड़ रहा है या ए की स्पीड क्या है, तो बी के रेफरेंस में ए की स्पीड तो 0 है, क्योंकि बी भी उसी कार में है। बहुत ही जनरल सी बात है। एक और देखो, एक जो यहां का ड्राइवर है उसको मैं सी नाम देता हूं, तो सी के हिसाब से एज पर सी ए की स्पीड कितनी होगी पता है, कमेंट करके बताओगे मुझे। सी जो कि एक कार में है, जिस कार की मोशन है 80 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ दिस कार, जो 110 की स्पीड में है। तो सी के हिसाब से ए की स्पीड या इस कार की स्पीड क्या है आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और बहुत जनरल सी बात है। सो ये बात मैंने मतलब यहां पर अब समझ जाओ कि ऐसा नहीं कि इस कार की स्पीड सभी के हिसाब से, हर एक ऑब्जर्वर के हिसाब से सेम थी, अलग अलग है। यानी ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर भी डिपेंड कर रही है। एक चीज जो मोशन में है पर फिर भी नहीं लग रही, जैसे कि ए जो है वो हमको दिख रहा है कि 110 की स्पीड से है, पर बी के लिए तो रेस्ट में है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो कि जो पर्सन ए है, जो ड्राइवर है उस कार का, उसको बाकी दुनिया पीछे जाती हुई दिख रही है 110 की स्पीड में। ठीक है, ये भी लॉजिकली सही है। सो मोशन इज रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो मोशन है, देखो बंदा कितना बढ़िया दौड़ रहा है ये लड़का। ठीक है, आप ही का कोई दोस्त हो सकता है, किसी दोस्त से शक्ल मैच कर सकती है। ओके, तो ये जो बंदा है ये सीधे दौड़ता हुआ आ रहा है, सीधे। मैं कह सकता हूँ लीनियर मोशन, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसलेशनल मोशन कह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो ये एक मोशन हो गया। इसके बाद देखो प्लैनेट्स जो सन के आसपास घूम रहे हैं,
दिस इज सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन हो गया। वैसे एकदम सर्कल नहीं होता, एलिप्टिकल पाथ होता है, बट ठीक है, फिलहाल यू कैन कॉल इट एज सर्कुलर मोशन। ओके, और ये देखो, ये कौन सा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन है ना, ये जो पेंडुलम का मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन है। तो यानी कई तरह की मोशन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ओह के क्या आ गया भाई, चिल सर जी, मिस जंगलिया। अच्छा, मिस जंगलिया क्या करना चाहती है? अच्छा, यहाँ साउंड का भी है कुछ सिस्टम। 1 मिनट जंगलिया जी, 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपको प्ले कर देता हूँ। वाह, अच्छा, ये कुछ बताना चाहती है। ओके, एक मिनट, क्या बताना चाहती हो भाई? हाँ, पहले फिजिक्स का इंट्रो दे। ओके ठीक है, तो हम कहाँ से आ गई है? ठीक है, तो हम यहाँ पर फिजिक्स का इंट्रो ले लेते हैं। फिजिक्स क्या है, ये बात जरूरी है 9th के बच्चों के लिए कि भाई साइंस के 3 हिस्से हो गए आपके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, सेल, टिश्यू, है ना, डिसीज, एनवायरनमेंट, वो सब चीजें पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बिहेवियर को पढ़ते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब चीजें पढ़ते हैं। और फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं फिजिकल वर्ल्ड को, हमारे नेचर को। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से आता है, फ्यूजिस। उस ग्रीक वर्ड क्या है? वो वर्ड फ्यूजिस, और उस वर्ड का मतलब ही होता है नेचर। सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर के अंदर के जो भी फिनोमेनाज है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेनाज। सर किस तरह के फिनोमेनाज? देखो इस तरह के फिनोमेनाज कि जैसे एप्पल जमीन की तरफ गिर रहा है या कोई ऑब्जेक्ट फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। ओके, और क्या? रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व, ये रोटेट बता के रिवॉल्व, रोटेशन या रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद मूवमेंट ऑफ विंड, हवाएं चलती हैं यहाँ से वहाँ, ठीक है, वो सब। और करंट फ्लोइंग इन वायर, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये सब क्या है? लाइट, अगर हम मतलब बटन चालू कर रहे हैं लाइट ग्लो हो रहा है, पंखा चल रहा है, एसी से ठंडा आ रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है? नेचर के फिनोमेनाज है हमारे आसपास के। ओके, प्रोडक्शन ऑफ साउंड थ्रू लाउड स्पीकर्स, स्पीकर से आवाज़ कैसे आ रही है, माइक से आवाज़ कैसे जा रही है, कैमरा शूट करके आपको वीडियो कैसे दिखा रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है? नेचर में होने वाले फिनोमेनाज ही तो हैं। तो इनके बारे में, इनकी लॉजिक को समझना ही फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स डिराइव फ्रॉम अ वर्ड फ्यूजिस, जिसका मतलब है नेचर, और इसके लिए फिजिक्स जो है वो जरूरी होता है भाई हमारे आसपास की नेचर को समझना। अच्छा सर, साइंस कौन से वर्ड से आया है? साइंस साइंटिया वर्ड से आया है, ठीक है। ये ग्रीक और लैटिन से ही सब ज्यादातर आता है, ग्रीक और लैटिन से, ठीक है। साइंटिया, साइंटिया का मतलब होता है टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, विज्ञान, है ना, चीजों का ज्ञान लेना। ओके, तो ये सब चीजें भाई जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं। ओके, इन फिजिक्स, अब जब हम कोई भी फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, आज से, अभी से, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे हम ये पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां भी, और आगे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, तो कभी भी आप एक चीज हमेशा उसके अंदर पढ़ोगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटीज। सर क्वांटिटीज क्या होती हैं? अरे ऐसी चीजें जिसको तुम मेजर कर सकते हो, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, वर्क, प्रेशर, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, भाई मेजर्ड, ठीक है। तो कोई भी फिजिक्स का चैप्टर होगा तो ये सब चीजें पढ़ोगे। जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी तो है, ठीक है। तो ऐसे हर चैप्टर में, हर फिजिक्स के चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वांटिटीज पढ़ते रहेंगे। ओके, फिजिकल क्वांटिटी की सर 2 टाइप होती है। कौन सी 2 टाइप होती है? एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सर हम तो मोशन चैप्टर पढ़ा था, ये कहां से आ गया भाई? फिजिक्स का शुरुआत चैप्टर है तो इसमें बताया जाएगा, इसके बाद हम आएंगे अगले स्लाइड में मोशन के ऊपर आ जाएंगे फिर से। सो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? मतलब फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप हो गए। स्केलर, वेक्टर क्या है भाई? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं यहीं पर आपको एक चीज बताऊं कि जैसे लेंथ, वाई लेंथ विल बी कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपको बताता हूं। जैसे ये मान लो इसका लेंथ मुझे नापना है, एंड दैट इज सपोज 12 सेंटीमीटर। समझो कि ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर कौन सी दिशा में? नॉर्थ की साउथ? कौन सी डायरेक्शन? डायरेक्शन का क्या काम है इसमें? मतलब बिल्कुल इलॉजिकल है, नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन, बस लेंथ काफी है 12 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड काफी है, ये नंबर जो है ये काफी है, ठीक है।
सो दिस 12 सेंटीमीटर विल बी कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। देखो यहां पर those physical quantities which can be completely described by its magnitude alone, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही पूरी तरह से डिस्क्राइब की जा सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एंड दे आर सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल अल्फाबेट्स, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं। यहां डिफरेंट होगा। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या है सर? इसमें क्या अलग है? यहां तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इधर क्या है वेक्टर वाले में? तो जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? देखो एक छोटी सी बात कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे दरवाजे पे फोर्स लगाना है, उसको खोलना है, तो फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूं मैं, ऐसे भी लगा सकता हूं, है ना, पुल भी कर सकता हूं, पुश भी कर सकता हूं। सिर्फ ये बताना कि 10 न्यूटन का फोर्स उस दरवाजे को खोल देगा, न्यूटन उसकी यूनिट होती है ना, सो 10 न्यूटन का फोर्स उस दरवाजे को खोल देगा, ये सफिशिएंट नहीं होगा, ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, है ना? या अगर मुझे कैरम बोर्ड में खेलना है, कौन सी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो कॉइन बराबर जाके वहां जाके अंदर जाएगा। तो फोर्स के अंदर डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैग्नीट्यूड, है ना। ऑब्वियसली 10 न्यूटन ये मैग्नीट्यूड है, पर कौन सी डायरेक्शन में वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जस्ट सी दिस नाउ, ये देख लो, इसका एग्जांपल देखो, स्केलर वाले का लेंथ, टाइम, टेम्परेचर आ गया। वेक्टर देखो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, जैसे फोर्स में वो 10 न्यूटन के साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, आप देखो यहां पर इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाया गया है। या तो बोल्ड, टेक्स्ट बुक में दिया होगा तो बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करता है, या फिर छोटी सी बात समझ लो, उसके ऊपर ऐसे एरो लगाया जाता है, मतलब अल्फाबेट लगाए जाएंगे साथ में एरो। तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, हम ऐसे भी चले लिखाएंगे तो चलेगा, हाँ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स वेक्टर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे ऊपर ये बार रिप्रेजेंट करके हम उसको दिखा सकते हैं। समझ में आ गया बात? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिक्स में हमको कोई भी चैप्टर होगा, कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी होगी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो मेजर हो सकती है, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, सर दिस रिमोट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये रिमोट फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, दिस रिमोट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इसका लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये बात समझो। इसका लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका विड्थ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये लेंथ, मास, वॉल्यूम, विड्थ, ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये रिमोट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये बिल्डिंग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। जो चीजें तुम मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होता है, जो क्वांटिटीज मेजर हो सकती है। So all those quantities which can be measured are called physical quantities. Example length, mass, time, temperature, distance, speed, etc. अब इसमें भी दो टाइप है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चलेगा, सिर्फ वो नंबर यूनिट से काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डायरेक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी में हमको मैग्नीट्यूड भी लगता है एंड साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ पर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टू डिस्क्राइब एनी फोर्स वी need to specify the magnitude as well as कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। ओके गाइस, आगे देखते हैं, उम्मीद है ये समझ में आ गया। अच्छा, फोर्स का एक पिक्चर दिखाता हूं चलो आपको। चलो, ये वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या है सर, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर में, डोंट वरी, ठीक है। जैसे देखो, अब ये चेयर को फोर्स लगाएं अगर इस डायरेक्शन में तो अलग इंपैक्ट होगा, इधर लगाएंगे तो अलग इंपैक्ट होगा, है ना। तो डायरेक्शन यहां बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, और बाबू फिर दौड़ रहे हो, ठीक है। Why do we need units like किलोग्राम, मीटर, सेकेंड? हमको यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ती है भैया, क्यों पड़ती है? लेट्स सी, लेट्स वॉच। ओके, इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो यानी यूनिट कुछ और नहीं होता, ये एक स्टैंडर्ड होता है, ये एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिसके टर्म में हम कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि लेंथ का यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना। टाइम का यूनिट है सेकेंड, मिनट, आवर। टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन,
ठीक है, तो यानी क्या यूनिट्स मतलब क्या है, जैसे आपको कहा गया है हाँ 1 मीटर, तो आपको पता है 1 मीटर का मतलब अंदाजन आपको एक अंदाजा है कि हाँ ये इतना होता है करीब, है ना, हम घर पे कोई भी 1 मीटर, तो ऐसा नहीं कि इतना ही 1 मीटर होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसे ही बोलते हैं हाँ इतना होगा करीब 1 मीटर, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जो सभी को पता होता है, जिसको रेफर करके हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, इसलिए ये क्या है, दिस इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड, सबके लिए 1 मीटर एक ही है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसी को यूज करके अपन स्पेसिफिक उसकी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हम मीटर या सेंटीमीटर से हम लेंथ मेजर करते हैं, केजी या ग्राम से हम मास मेजर करते हैं, ठीक है, मिनट या सेकंड से हम टाइम मेजर करते हैं, तो ये सब चीज़ें, ये यूनिट्स है, बहुत ज़रूरी चीज़ें। ओके, अब अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सिस्टम चलते थे यूनिट के, जैसे FPS सिस्टम चलता था, ये ब्रिटिश सिस्टम था, लेंथ जो है वो फुट में, मास जो है वो पाउंड में, टाइम जो है वो सेकेंड में, सो FPS फुट पाउंड सेकेंड ये चलता था, ठीक है। कुछ पार्ट्स में CGS चलता था, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS, ठीक है। कुछ पार्ट्स में MKS चलता था, मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो लेंथ मास टाइम का अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग जगह पे चलता था, ठीक है। और भी सिस्टम्स थे, तो इससे क्या होता था ना, एक तो ट्रेड में कंफ्यूजन, दूसरा रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में कंफ्यूजन, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो एक कंट्री का साइंटिस्ट दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट को अगर रिसर्च करना मतलब रेफर करना चाहे रिसर्च को, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता था, इसलिए जो है ये एक मतलब ऑब्स्टैकल या हिंड्रेंस की तरह था। तो ये सब हटा के कुछ कॉमननेस लाने की बात हुई, और फ्रांस में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बैठाई गई, और फिर वो लोगों ने एक नए सिस्टम का गठन किया, विच इज SI यूनिट सिस्टम, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सर ये तो IS होना चाहिए, ये फ्रेंच टर्म में सिस्टमे इंटरनेशनल द यूनिट ऐसा है, ठीक है। सो इंटरनेशनल सिस्टम को SI सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया, और उसी को फिर पूरी दुनिया भर में रेफर किया जाने लगा, ठीक है। अब SI सिस्टम में कौन से सिस्टम को फॉलो किया जाता है सर, सो दैट इज MKS, याद रखना कि SI सिस्टम में MKS मतलब अब से हमको कसम खा लेनी है, हमको भी SI सिस्टम में कैलकुलेशन करना है, ठीक है, अनलेस वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ें अगर डिफरेंट ना दी हो या कुछ ऐसा पूछा ना गया हो कि आपको CGS में या सेंटीमीटर में करना जो भी है, तो आप वो उसमें करोगे, अदरवाइज आपको हमेशा हमेशा एक कोई भी ऐसा नहीं किया हमने लेंथ को ले लिया मीटर में और मास को ले लिया हमने ग्राम में, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ये आपने SI सिस्टम में लिया है तो इसको भी SI सिस्टम में लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिमाग में बैठा लो कि हमेशा हमको SI सिस्टम यूज करना है। सर SI सिस्टम में क्या यूज करें लेंथ मास टाइम में, तो ये देख लो, SI सिस्टम इज नथिंग बट MKS का ही को ही यूज किया गया है। तो अब से कसम खा लो कि लेंथ को मीटर में ही यूज किया करोगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में, MKS, ठीक है। बोलने का मतलब ये कि अगर ये मीटर में लिया है तो ये किलोग्राम में ही होना चाहिए और ये सेकेंड में ही होना चाहिए। अगर ये आपने ग्राम में ले लिया या ये अगर आर में ले लिया तो गलत हो जाएगा, सारा आपका सही कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। तो सेम सिस्टम में करना है, तो अब से ऐसे ही बिठा लो कि भाई मीटर किलोग्राम और सेकेंड, जहां पे हमको कन्वर्ट नहीं करना है वो आपको सिचुएशंस अपने आप वहां क्वेश्चन में समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि भाई हमको मीटर किलोग्राम सेकेंड SI सिस्टम को ही फॉलो करना है। क्वेश्चन में अगर किलोमीटर में दिया है तो हम मीटर में करेंगे, या अगर मिनट में दिया है तो हमको सेकंड में करना है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखो, ओके। कहाँ पर क्या चेंजेस है वो हम आगे देख लेंगे, ओके। ओके, तो यहाँ पर मोशन में अब टू स्टेट्स तो सर कोई मूवी की नाम है, मोशन में भी है, केमिस्ट्री में पढ़ा सॉलिड लिक्विड गैस, वैसे फिजिक्स में अब यहाँ पर कुछ और है। एक है स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा है स्टेट ऑफ मोशन। कोई चीज रेस्ट में हो सकती है या तो मोशन में हो सकती है। क्या है रेस्ट, कैसे डिफाइन करें? An object is said to be at rest if it does not change its position with respect to time. सिंपल सी बात है। मोशन का मतलब क्या है? अब जैसे ये रेस्ट है, देखो ये सब रेस्ट है। बंदा देखो कितना आराम से सो रहा है लॉकडाउन में, ओके। ये टायर देखो और ये देखो। सो कोई भी चीज़ रेस्ट में मतलब क्या कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के हिसाब से, टाइम और ऑब्जर्वर के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई वो रेस्ट में है, ठीक है। ऐसे ही मोशन मतलब क्या, स्टेट ऑफ मोशन। उल्टा कर दो,
यहाँ डज नॉट चेंज है, इधर चेंज आ जाएगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो हमने देखा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन पोजीशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि देखो ये चीता है, ये दौड़ रहा, क्या खतरनाक। ओके, ये देखो टायर लेके दौड़ रहा है बंदा, ये देखो यहां से ये बॉल उड़ा के फेंक दिया तो ये बॉल मोशन में, ठीक है। तो कोई चीज मूव कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, तो हम कहेंगे हाँ भाई वो चीज मोशन में है। आगे देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो गाइज नाउ स्टार्टिंग विथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। एक छोटी सी बात पहले देख लो कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे था पहले वो, और यहां से वो ऐसे मूव करते हुए इस पॉइंट पे पहुंचा बी, ठीक है। सपोज ये जो पूरा कर्व जो जैसे भी वो मूव किया है, दैट इज सपोज 4 किलोमीटर, ठीक है। जितना वो ड्राइव किया या ट्रेवल किया दैट इज 4 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ए और बी के बीच में अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये जो गैप है दिस इज लाइक 3 किलोमीटर, ठीक है। तो सर गाड़ी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 4 किलोमीटर, पर एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 किलोमीटर। आ रही बात समझ में? तो अब डेफिनेशन बना लो। डिस्टेंस इज द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। द टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। या शॉर्टेस्ट लाइन क्या स्ट्रेट लाइन ही होती है। सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सीधी लाइन है वो क्या कहलाती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद दोनों की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर ही होगी। एसआई यूनिट में बता MKS है ना, तो यानी कि M यानी मीटर, K यानी किलोग्राम, टाइम सेकंड। तो यहां पर क्या है, डिस्टेंस है तो मतलब मीटर होगा। एसआई यूनिट इसका भी मीटर है और ये भी लेंथ ही है तो इसका भी मीटर है। एसआई यूनिट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसको D से रिप्रेजेंट करते थे, करते रहेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को S से। अब देखो यहां बताया गया, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी। अच्छा, दिस कैन नेवर बी नेगेटिव एंड दिस कैन बी नेगेटिव, ये दोनों बातें हम बताते हैं यहां पर। अब देख लो पहले ये, ठीक है, इसको मिटा दूं मैं। चल भैया मिट जा सिम सिम, कहाँ गया, यस, ओके। सो मान लो पहले ऑब्जेक्ट इधर था A पे, अब आया B पे, ठीक है। कैसे आया है, ये पाथ कवर करके आया है, ये रास्ते से आया है वो, तो डिस्टेंस तो यही होगा, और सीधी लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमको ये पता लगाना है मतलब कैसे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाई डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। सो देख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे कि मैं आपको 2 केसेस देता हूं, केस 1 एंड केस 2। दोनों केसेस में एक पॉइंट से हमने, मान लो कि यहां से बंदा स्ट्रेट गया और उसके बाद फिर स्ट्रेट गया। इस केस में बंदा स्ट्रेट गया और फिर उसके बाद राइट मुड़ गया, ठीक है। लेकिन दोनों टाइम पे जो डिस्टेंस थे वो सेम थे। हियर ऑल्सो 4 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, यहां भी 4 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर, ठीक है। दोनों में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मतलब सीधी बात है, डिस्टेंस का तो हमको पता है क्या होता है। सो दोनों में डिस्टेंस सेम है, दैट इज 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर इज अ डिस्टेंस। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, सीधी लाइन अगर हम बनाएं तब भी उतना ही रहेगा, यानी यहां पर डिस्प्लेसमेंट इज
डिस्प्लेसमेंट इज 6 किलोमीटर पहले केस में, बट जो सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट है, या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या मैं जनरली ही बता देता हूँ। सपोज मैं फॉर एग्जांपल कि ये जो स्ट्रेट लाइन सेपरेशन है ये है कुछ 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेकेंड केस में? डिस्प्लेसमेंट विल बी कॉल्ड 5 किलोमीटर। अब एक बात पे ध्यान देना कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आया है, दोनों में डिस्टेंस सेम है, ठीक है, मतलब मोशन तो एक जैसा ही है, बस खाली किस चीज का फर्क है? डायरेक्शन का फर्क है। तो यहां पर एक अलग डायरेक्शन है और इधर पे डायरेक्शन अलग है, ठीक है, मतलब दोनों में डायरेक्शन फर्क डिफरेंस आया। तो डायरेक्शन के बदल जाने से, बस देखो यहां तक तो सेम था, यहां से मुड़ गया था ना ये इस पॉइंट से, सो यानी इस पॉइंट से ये स्ट्रेट गया, यहां पर राइट हो गया। सो बस डायरेक्शन मात्र के बदल जाने से जो चीज बदल गई वो डिस्प्लेसमेंट है। Why the displacement is different? Only because of the change in direction. The magnitude has not changed. वो 4+2 यहाँ भी है, 4+2 यहाँ भी है। So जो displacement है, it is actually depending on the direction. Displacement direction पे depend कर रहा है, तो हम displacement को क्या बोलेंगे? हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर क्वांटिटी जो होता है वो डायरेक्शन उसमें इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन वहां पर इंपॉर्टेंट होता है। सो यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन के हिसाब से बदल रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दिस इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। और जो चीज देखो दोनों केस में डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, 4+2 4+2 डिस्टेंस, जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, वी कैन सी दैट इज डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन को वैल्यू दे ही नहीं रहा है वो क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझो, एक बार रिपीट भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे करके देख लो, बट दैट इज वेरी सिंपल। कि हमने ये दो केस में क्या देखा कि मैग्नीट्यूड तो सेम था, 4+2 4+2 मैग्नीट्यूड तो सेम था, ठीक है। जो चीज सेम रह गई मतलब बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। यहां पर 4 किलोमीटर से स्ट्रेट गया, फिर यहां 4 के, इसमें 4 के बाद राइट चला गया, बस इतना ही फर्क है। सो द ओनली डिफरेंस इज अबाउट द डायरेक्शन। डायरेक्शन बदल जाने से जो क्वांटिटी बदली नहीं है दैट इज डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। जो डायरेक्शन को वैल्यू ही नहीं दे रहा वो स्केलर क्वांटिटी है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है जहां पर। और जो डायरेक्शन पे डिपेंड किया डिस्प्लेसमेंट, यू कैन सी दैट यहां पर डिस्प्लेसमेंट अलग आया, यहां पर अलग आया। तो जो डायरेक्शन के बदल जाने से जो चीज बदल गई वो डिस्प्लेसमेंट है, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा, सो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सर डिस्टेंस के बारे में ये कहा गया है कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो हम ये देखते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। जैसे मान लो कि यहां से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, इधर गया पॉइंट बी पे 4 किलोमीटर, फिर वापस आया, ठीक है। पहले ये रास्ते से गया था, अभी फिर रिटर्न आया, रिटर्न आके वो इधर पहुंचा एट सम न्यू पॉइंट सी, ठीक है। अब तुम देखोगे अगर तो वो टोटल जो यहां से बी से सी तक पहुंचा है दैट इज 5 किलोमीटर, ठीक है। तो एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट देखो पहले 4 था, फिर रिवर्स डायरेक्शन में 5 हुआ। तो ना इस डायरेक्शन को देखो, ये डायरेक्शन जो ये वाला डायरेक्शन है इसको हमने प्लस अज्यूम किया अगर, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमको माइनस अज्यूम करना होगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को प्लस लिया है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स में यही होता है, माइनस लिया जाता है। तो ये -5 लिया हमने। तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? 4, व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट इज 4, या फिर कहो तो +4, एंड आई नीड टू ऐड, और क्या ऐड करना है उसमें? ये -5। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट इज -1 किलोमीटर। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, जबकि डिस्टेंस नहीं होगा। डिस्टेंस कितना है यहां बता दो, व्हाट इज द डिस्टेंस इन दिस केस? कमेंट सेक्शन में बताओ कि डिस्टेंस कितना है।
ओके बहुत इजी है। डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, बस ये लॉजिक, टोटल पाथ लेंथ, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड, ठीक है। अब मुझे पता है कि आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके आगे देखते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। चलो भाई ये भी देख लेते हैं, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड वेरी सिंपल, ये तो हमने पढ़ा है सर, लोअर क्लास में पढ़ा है। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूं क्या यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा वेलोसिटी क्या है वो अलग है, जैसे यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम है वैसे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को तो सर हम वेक्टर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस अपॉन टी, ठीक है। अच्छा यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर हमको ऐसा ही करना है भाई, ठीक है। अच्छा इसका भी वही होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही होता है ना, तो मीटर और सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड इसका भी हो गया। रिप्रेजेंटेशन इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वेक्टर v से कर दो, ठीक है। अच्छा स्केलर क्वांटिटी है कौन, स्पीड। क्यों स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल सी बात है सर, स्पीड के फॉर्मूला में क्या क्या है, डिस्टेंस है और टाइम है, और दोनों ही स्केलर है। तो अगर ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी बनेगा। ये आ सकता है एग्जाम में, वाई स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आप लिखोगे स्पीड इज फॉर्मुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंस डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर स्केलर, हैंस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी लॉजिक वही है कि भाई वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूला में एक चीज वेक्टर हो गई तो ये क्या बन गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। सर दो वेक्टर होते तो क्या होता, तो वो लॉजिक आगे देखेंगे, फिलहाल इतना पे ध्यान दो, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया, यहाँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसको मिटा दो चलो। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसके बाद सर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। बहुत सिंपल बात है, यूनिफॉर्म का मतलब याद रखो कांस्टेंट। तो अगर किसी चीज में, अगर कोई मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई मोशन है जहां पर स्पीड वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती जा रही है, ठीक है, सो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो कि एक कोई बंदा एक कार चला रहा है और लगातार कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड जो है वो कुछ 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। और अगर कोई बंदा कार चला रहा है, कभी वो स्पीड बढ़ाता है, कभी स्पीड कम करता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। नॉर्मली कोई भी मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, सिंपल सी लॉजिक है। मतलब कोई कार चला रहा है या कोई ट्रैफिक में, तो ऑब्वियसली स्पीड तो कम ज़्यादा हो रही होती है, ओके। इसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। सर ये एक और कंसेप्ट है, एक और है, स्पीड वेलोसिटी देख लिया, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। नाउ जस्ट सी, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन, सही है ना। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां से मूव किया इधर, फिर इस पॉइंट से यहां आया, फिर इस पॉइंट से यहां पर आया, मतलब जैसे ही मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज मैं स्ट्रेट ही लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो फिर यहां से वो इधर आया, सो डिस्टेंस मान लो यहाँ का d1 है, यहाँ का d2 है, यहाँ का d3 है। जो टाइम लगा था पहले पाथ में वो है t1, इधर लगा t2, इधर लगा t3। व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड का बहुत ही जनरल सा फॉर्मूला होगा कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हो गया अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, ओके। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर ऐसा नहीं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करेंगे, थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर। सम ऑफ वेलोसिटीज बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर ऐसे कुछ मोशन दिया हुआ है तो हमको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए वेलोसिटी। जैसे इस पार्ट में इसकी वेलोसिटी थी v1, इतने पार्ट में इसकी वेलोसिटी थी v2, इतने पार्ट में इसकी वेलोसिटी थी v3, ठीक है। तो अब हम एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी सम ऑफ वेलोसिटीज, जितना भी है, अगर 4 होता तो v4 भी आता, अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, कितना है 1 2 3 पार्ट्स में, तो डिवाइड बाय 3, जैसे हम नॉर्मली एवरेज निकालते हैं, ओके। तो गाइज अच्छा, हम ऐसे जरूरी नहीं कि हर, अब आगे जाके हम कभी कभी वेलोसिटी में ये साइन ना दिखाएं, ये ऊपर वाला,
ठीक है, हम जब यूज़ करेंगे आगे तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो दिखाएं, बट ये हमको माइंड में रखना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। आगे देखते हैं। यस, नाउ वी हैव एक्सेलरेशन, अनदर फिजिकल क्वांटिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लें क्या है एक्सेलरेशन। सुना तो कई बार हमने गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेशन मतलब शायद स्पीड को बढ़ाना। देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है गाइस। ओके, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या होता है सर? मतलब जैसे अब यहां पर एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। देखो मैंने यहां वेलोसिटी में वेक्टर का साइन नहीं दिखाया, आप चाहो तो दिखा दो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो अभी चल रहा है फिलहाल, इसकी वेलोसिटी है u। मैं यहां से रीडिंग शुरू करने वाला हूं और ये ऐसे जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। ओके, अब ये पहुंचा इस रास्ते पर, यहां से इधर पहुंचा है। अब जो इसकी वेलोसिटी है चेंज हुई, बिकॉज बंदे ने या तो स्पीड बढ़ाई है, कम करी है, मान लो स्पीड को चेंज किया हुआ है। तो सपोज उसने एक्सेलरेट किया हुआ है, ऐसे कर रहा हूं मैं, एक्सेलरेट किया है। अब जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है v। तो आप याद रखो कि u हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा और v फाइनल वेलोसिटी है। तो मान लो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है u एंड द वेलोसिटी हैज चेंज, फाइनल नाउ इट इज v। अब यहां से यहां जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में उसका जो टाइम लगा है, लेट दैट टाइम बी t। सो वेलोसिटी चेंज होने में, u से v होने में जो टाइम लगा है वो है t। सो मैं अब यहां पर निकालना चाहता हूं एक्सेलरेशन कितना हुआ है। तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे, पहले हम देख लें कि चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले मैं ये देखता हूं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी क्या। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब सिंपल सी बात है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये है अपना चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस u। ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस u। कभी भी याद रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, हमको बोला है सिर्फ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जब रेट ऑफ होता है ना, तो नॉर्मली फिजिक्स में याद रखो, रेट ऑफ का मतलब वो टाइम से रिलेट करने को कहा गया, यानी डिवाइड बाय टाइम। बस हो गया काम। यहां पर देखो, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ मतलब डिवाइड बाय टाइम, और चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मिल गया फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना। देखो ऐसे, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक और बार देखें, एक्सेलरेशन इज रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये हो गया। इसके बाद यस, यूनिट क्या होगी सर इसकी? SI यूनिट। सिंपल है यार, चेंज ऑफ वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो माइनस करोगे तो मीटर पर सेकेंड में ही रहेगा जो भी आएगा। नीचे टाइम है, मतलब डिवाइड बाय सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड है। तो क्या हो गया देखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे इसको ऐसे लिख दो, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये बुक में ऐसे क्यों लिखा गया? बस ये वही है, नीचे s⁻² है, ऊपर आएगा तो -2, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो उसका मतलब क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इसका SI यूनिट। इसके बाद ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों सर? व्हाई एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंस वेलोसिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम स्केलर है तो वेलोसिटी वेक्टर है, वो भी वेक्टर बन गया। अच्छा, इसके बाद रिटार्डेशन क्या होता है सर? देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा सर? सिंपल सी बात है कि जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। मैं आपको करके बताता हूं एक केस में। चलो, जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो कि ये स्पीड यहां पर था 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी है यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगा है वो है 2 सेकेंड। कभी कभी देखो, मैं वेलोसिटी स्पीड ऐसे एक जैसा यूज बोला करूंगा, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज वेलोसिटी। सो 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, द टाइम इज 2 सेकेंड।
So what will be the acceleration? Acceleration is final velocity minus initial velocity upon time, यानी कि 5 minus 2 upon 2, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि 2 से 5 स्पीड बढ़ी है, यानी वेलोसिटी बढ़ा हुआ है। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आया। लेकिन अगर ये उल्टा होता, कम हुआ होता, मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल है 5 मीटर पर सेकेंड और बाद में जाके ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो गई, एंड नाउ दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और इसमें भी टाइम मान लो 2 सेकेंड ही है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या आएगा? v माइनस यू। देखो v कितना है 2, माइनस यू कितना है 5, अपॉन टाइम कितना है 2, तो ऐसे में आएगा -3/2, यानी -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा? जब स्पीड कम होती है या जब ब्रेक्स लगाए जाते हैं, व्हेन स्पीड डिक्रीजेस और व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है, तो यहां पर अपना एक्सेलरेशन वाला पार्ट होता है। ओके, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स। 3 टाइप्स के ग्राफ हैं। कौन से हैं? एक है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा है स्पीड टाइम कहो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम xt ग्राफ कह सकते हैं। ठीक है, स्पीड टाइम वाले को हम vt ग्राफ कह सकते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम वाले को at ग्राफ कहते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे कि इस ग्राफ वाली सिस्टम में हमेशा जो x एक्सिस होता है और y एक्सिस, x एक्सिस पे हमेशा ऐसे वाले वेरिएबल को लिया जाता है जो कांस्टेंट, मतलब जो अपने हिसाब से जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम यहाँ लेते हैं। जैसे कि यहाँ इन सब में हम देख सकते हैं, जैसे भी xt ग्राफ है या vt है या at ग्राफ है, तो इनमें टाइम जो है वो दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता, टाइम तो अपने हिसाब से जाता है। सो टाइम इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पीड और वेलोसिटी और समथिंग। सो हमेशा याद रखना कि x एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर टाइम आएगा, और y वाले पे डिपेंडेंट, तो अगर xt ग्राफ है तो x आ जाएगा, पोजीशन है ना, वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी आ जाएगा y वाले पे, और एक्सेलरेशन टाइम है तो एक्सेलरेशन। तो हमेशा याद रखना टाइम हमेशा x एक्सिस में आएगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। नॉर्मली ग्राफ में यही सिस्टम चलता है। ओके, रेस्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, मतलब क्या कि सपोज ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ से दिस इज O, और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो लगातार इस पॉइंट पे है, मतलब लेट दिस पॉइंट बी कॉल्ड A। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही है, वो रुका हुआ है, वो एट रेस्ट है। अगर वो रेस्ट है मतलब मूव नहीं कर रहा, और मान लो ये रेफरेंस पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? देखो ये होगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, इसमें डिस्टेंस दे दिया है वैसे। ठीक है, पोजीशन टाइम भी लिख सकते हो आप। तो आप ये देख सकते हो कि मान लो हमने रीडिंग शुरू करी व्हेन t इक्वल टू 0। सो व्हेन टाइम वाज इक्वल टू 0, व्हाट वाज द पोजीशन? 2 मीटर, है ना, पोजीशन था 2 मीटर, और रेफरेंस पॉइंट से इतनी दूरी पे है। जब टाइम हमने 1 सेकेंड बाद देखा, यानी आफ्टर टाइम 1 सेकेंड, अगेन मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट में ही है, तो वो 2 मीटर पर ही रहेगा। अगेन आफ्टर टाइम 2 सेकेंड हमने देखा, फिर भी वो वहीं पर है, बिकॉज दैट इज नॉट मूविंग। ठीक है, वो उसी पोजीशन पर है। तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि टाइम कितना भी बढ़ते जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तो इसके लिए 0 सेकेंड या 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, है ना, ये टाइम की लाइन है, या 3 सेकेंड, ऑब्जेक्ट हमेशा एक ही डिस्टेंस पे, एक ही पोजीशन पे है। लेट दिस पोजीशन बी 2 मीटर, यहाँ है 1 मीटर, यहाँ है 3 मीटर। तो हम देख सकते हैं कि 0 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे ही था, 1 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे ही था, 2 सेकेंड पे भी वहीं पर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कैसा आएगा? एक्स एक्सिस से, यानी टाइम वाली एक्सिस से पैरेलल आएगा। ठीक है, कौन से केस के लिए? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा रहेगा? अरे यार, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्पीड तो कुछ है ही नहीं, बल्कि स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। तो चाहे 1 सेकेंड की टाइम हो, 2 सेकेंड का टाइम हो, कोई भी टाइम पे ले लो, लगातार जो वेलोसिटी है विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए यहाँ पर जो लाइन है, वो जो आपके टाइम लाइन है, टाइम का जो एक्सिस है, उसी के से कोइंसाइडिंग रहेगा।
ओके। और सेम एक्सेलरेशन टाइम का भी आएगा, बिकॉज अगर गाड़ी मूव ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन का क्या सवाल है, एक्सेलरेशन भी जीरो ही है कॉन्स्टेंटली। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि यहाँ पर स्पीड कहो दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब अपना स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब चलो मैं इसका वेलोसिटी टाइम पहले दिखा देता हूँ। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, यहां से 1 सेकेंड बाद मान लो उसकी कांस्टेंट स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बाद कितना मीटर कवर कर लिया होगा, 2 मीटर। अगले 1 सेकेंड में भी कितना मीटर कवर कर लिया होगा, 2 मीटर। अगले 1 सेकेंड में भी कितना मीटर कवर कर लिया होगा, 2 मीटर। मतलब एवरी, बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर एक चीज बना सकते हैं ना कि ये देखो 0 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। सपोज दिस लाइन इज 2 मीटर पर, दिस पॉइंट इज 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ है 3 मीटर पर सेकेंड, पर हमारी स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड ली हमने, तो लगातार जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो रेस्ट वाले में पोजीशन टाइम जो था वो पैरेलल टू एक्सिस था, यहाँ पर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन दिस मैनर, ठीक है। अच्छा, पोजीशन टाइम वाले में क्या होगा कि 1 सेकेंड में 2 मीटर वाली दूरी पे था, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 2 और 2 4 हो गया ना, 4 मीटर पे, 3 सेकेंड में 6 मीटर पे, यानी क्या हो जाएगा देखो, अब सपोज दिस इज 0 सेकेंड 0 मीटर, ठीक है, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड, यहाँ पर 4 सेकेंड, तो देख सकते हो दिस इज 2 मीटर, दिस इज 4 मीटर, यहाँ पर ले लेते हैं 6 मीटर, तो 1 सेकेंड पे 2 मीटर, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर, है ना, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर। सो जस्ट चेक जो लाइन है वो कैसी बन रही है, वो ऐसा हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, और इसके बाद अगर स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ से एक और लॉजिक को ले जाना है भाई, अगर मान लो स्पीड में मैं 2 ऑब्जेक्ट का मोशन दिखाता हूँ, एक है जो ऐसा है, एक सपोज एक ऑब्जेक्ट ए है जो ऐसे उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बना, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका ऐसे बना, तो खुद देख सकते हो कि हर 1 सेकेंड में, सपोज ये 1 सेकेंड का गैप है, तो 1 सेकेंड में ये कितना दूरी तय किया, और उसी 1 सेकेंड में इस वाले ने कितना दूरी तय किया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, यहाँ कम डिस्टेंस कवर हुआ। मतलब स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना स्पीड ज़्यादा है, ये बात याद रखना। पोजीशन टाइम वाले में या डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले में, ठीक है, जितना स्लोप ज़्यादा है उतना स्पीड ज़्यादा है। देखो बी की स्लोप ज़्यादा है, ए की स्लोप कम है, तो यानी इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। आपकी टेक्स्ट बुक में इसके बेस्ड क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी वही है जो फाइनल है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये दोनों सेम ही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो एक्सेलरेशन विल बी कॉन्स्टेंटली 0, जस्ट चेक, हेंस इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस या अलोंग द टाइम एक्सिस। एक्सेलरेशन लगातार 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, नाउ वी हैव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब मान लो कि एक गाड़ी है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब ये हुआ इसका कि हर सेकेंड, एवरी सेकेंड जो उसका स्पीड है इट इज एडिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मान लो 0 सेकेंड पे इट वाज 0 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड 2 सेकेंड पे हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज देखो हर सेकेंड इतनी स्पीड से वो ऐड होता जाएगा।
तीसरे सेकंड में वो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो सीधी बात है, इसका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है वो तो ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो 0 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0 सेकेंड पे 0 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अच्छा इसका जो सॉरी मैं ये वेलोसिटी टाइम, ये मैंने जो ड्रॉ किया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। एक्सेलरेशन टाइम कैसा होगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन टाइम जो होगा इसका, सपोज ये यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोला है, मतलब थ्रू आउट द टाइम एक्सेलरेशन यही है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पे भी यही है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे भी 2 मीटर पर सेकेंड। सो इट विल बी दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इन दिस मैनर। ठीक है, पोजीशन टाइम कैसा होगा सर, पोजीशन टाइम यानी एसटी ग्राफ कैसा होगा। पोजीशन टाइम में देखो, क्योंकि बॉडी जो है, अब देखो एक पहले सेकंड में कितना कवर किया, पहले सेकंड में 2 मीटर कवर किया, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ गई 4 मीटर पर सेकंड, मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड में उसने 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, अगले सेकंड में 4 मीटर कवर करेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है, उसके अगले सेकंड में 6 मीटर का करेगा, तो यानी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्लोप जो है वो बढ़ता जाएगा। सो समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता जाएगा। ठीक है, देख सकते हो ये है अपना डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अभी मैं ये वाला दिखाऊंगा, इधर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, आगे देखते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मैंने बताया रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, जब स्पीड लगातार कम होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, सो दैट लीड्स टू नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसका रिटार्डेशन अगर हो रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो भी आप देख सकते हो कैसे। ठीक है, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो ये ऊपर की तरफ रहता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। ठीक है, ये भी देख सकते हो कि हाँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, फिर ये हो गया सपोज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज इन द डिक्रीजिंग मैनर। ओके, मतलब एक बात यहाँ से समझ लो अब कि, एक मिनट, अब सपोज मैं एक नॉट अबाउट दिस, ठीक है, ऐसा इसका कुछ नहीं है, मैं जनरल बता रहा हूँ कि ये है v और ये है t। तो अगर वेलोसिटी टाइम में ऐसा है ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर ये पैरेलल टू योर टाइम आ गया, मतलब स्पीड कांस्टेंट है वेलोसिटी टाइम में, ठीक है, या स्पीड टाइम में, और फिर ये नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, रिटार्डेशन। सो दिस इज शोइंग पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब स्पीड टाइम में ऐसा होगा तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। ऑब्वियसली स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, और इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, थोड़ा ये बात को समझ लो। और एक बात जो हमको ग्राफ वाले पार्ट से काम आएगी कि स्पीड टाइम में जो प्लॉट के अंदर का जो एरिया होता है, दिस एरिया, ये जो एरिया होता है आपका स्पीड टाइम में, सब हर एक ग्राफ में नहीं, वीटी ग्राफ में, इन वीटी ग्राफ ये जो एरिया होता है अंडर द प्लॉट जो भी आपका है, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे कि आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा ग्राफिकली, तो एरिया निकालना है। ठीक है, जैसे मान लो ये वीटी ग्राफ है और आपका जो डिस्प्ले जो ग्राफ प्लॉट है वो ऐसा है, तो इसके अंदर का जो एरिया है ये वाला, दैट विल बी गिविंग यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, हर एक ग्राफ में नहीं, नॉट इन एक्स टी नॉट इन ए टी। ओके, तो ये थोड़ा सा आपके हिसाब से लेवल थोड़ा बढ़ गया है। आई नीड यू टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में दिया है, वो आप देख लेना, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बिकॉज फिजिक्स में आगे बढ़ना है, आगे अगर आपको और जाना है तो ग्राफ की चीज़ों को एनालाइज करना ज़रूरी है। ओके, नाउ मूविंग टू काइनेमेटिकल इक्वेशंस। काइनेमेटिकल इक्वेशंस इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी में बेस्ड जाएगा और सबसे कन्फ्यूजन भी इसी में हो सकता है। ये जो 3 फॉर्मूलाज यहाँ पर हमको डिराइव भी करने हैं, उसके बेस्ड सम्स भी करने हैं। ओके, क्या क्या है वो इक्वेशन देख लो। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल, जो ऑलरेडी मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, और ये एक्सेलरेट हुआ यानी इसकी स्पीड बढ़ी, लेट द एक्सेलरेशन वैल्यू बी a, और इसकी जो फाइनल अब जो वेलोसिटी है अब यानी आफ्टर टाइम t, लेट द टाइम गैप भी t, यानी यहाँ से यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो t है। t जितने टाइम बाद अब वेलोसिटी बढ़ गई या चेंज हो गई, बढ़ या ज़्यादा जो भी है, सो फाइनल वेलोसिटी इज v, इनिशियल u है, फाइनल v है, टाइम गैप t है यहाँ पर, तो इनके बीच में रिलेशन हो सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर कहाँ से आया, हम डिराइव करेंगे इसको, ठीक है। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है सर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, दैट इज s, सो डिस्प्लेसमेंट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये कैसे अगेन हमको डिराइव करना है। और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तो जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ बता दी है, क्या क्या है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, और s क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। ओके, आगे देखें। अब ये चीज़ हम डिराइव करने वाले हैं, तो मैं आपको इसको डिराइव करके बताता हूँ। ओके, तो इसके लिए ध्यान रखना कि हमको ये 3 चीज़ें डिराइव करनी है। ओके, सो लेट अस डू इट हियर, इधर ही कर लेते चलो। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, या फॉर्मूला क्या है उसका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही किया था, आज भी मैंने बताया आपको, रिवाइज कराया था, ठीक है। अब इससे देखो फर्स्ट वाला कैसे आ जाएगा, बस t को यहाँ पर भेजना है, रीअरेंज करते जाओ, v को एक तरफ छोड़ना है ना, तो t को इधर भेजा, ये at हो गया, इज इक्वल टू v माइनस यू। अब माइनस यू को इधर भेज दो, प्लस यू हो गया, है ना, सो क्या हो जाएगा, ये v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आ गया। पहला इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखो ये वाला। ओके, सो फर्स्ट वाला इक्वेशन हमको मिल गया, दिस इज फर्स्ट वाला, डिराइव कर लिया हमने। ये डायग्राम, जब भी कोई डेरिवेशन करोगे तो आप खाली ऐसा नहीं कि डायग्राम से शुरू कर दोगे, डायग्राम के अलावा आपको ये बताना पड़ेगा कि सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, आफ्टर एक्सेलरेशन a, द फाइनल वेलोसिटी इज v, द टाइम टेकन फॉर दिस वेलोसिटी चेंज इज t, एंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम चेंज, टाइम टेकन इज s। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं, ठीक है, ये जो सपोज करते हैं, जो भी सिम्बल्स हैं उसको डिस्क्राइब करना होता है। ओके, नेक्स्ट हम सेकेंड वाला करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे आएगा सर, आएगा क्यों नहीं, देखो करते हैं। सो नाउ वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी, या सिंपली आई विल टेक वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, सही है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो s है यहाँ पर, टाइम t है, तो चलो ठीक है s अपॉन टी, पर वेलोसिटी क्या लेंगे सर, 2 वेलोसिटीज है, एक u है दूसरा v है, तो हम इसका एवरेज लेते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पर एवरेज वेलोसिटी का क्या है, सम ऑफ वेलोसिटी बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो सम ऑफ वेलोसिटी यानी u प्लस v बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी, 2 ही है तो अपॉन 2, ठीक है ना, 2 वेलोसिटीज है, 3 होता u v w होता तो अपॉन 3 आता, यहाँ 2 ही है तो अपॉन 2 आया, और ये s अपॉन टी। अब देखो हमको जो चाहिए उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ। अब t को ना मैं इधर भेजता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2
इंटू टी। ठीक है, अब देखो जो हमको सेकेंड और थर्ड चाहिए ना वो दोनों यहीं से आ जाएगा। सो ये जो मैं यहाँ पर ऑब्टेन किया है मैंने, इससे सेकेंड वाला भी आएगा, थर्ड वाला भी आएगा। कैसे आएगा देख लो। सो आई राइट एस इज इक्वल टू, अब ना हम वी की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी की जगह पर एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। कहाँ से? यहाँ से। v को हम क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी डाल देते हैं यहाँ पर। सो s इज इक्वल टू यू प्लस, और ये v की जगह पर क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी बाई 2, और ये बाहर का इंटू टी। देख लो कैसे आया, बस हमने v की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, u प्लस ए टी यहाँ से, जो हमने पहले इक्वेशन में निकाला है। ठीक है, अब देयरफॉर ये आ जाएगा s इज इक्वल टू u प्लस यू कितना होगा? 2u, है ना? u प्लस यू 2u आएगा, u स्क्वायर नहीं आएगा, बहुत लोग u स्क्वायर सोच रहे हैं, u इंटू यू स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब ये t को अंदर भेज दो, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी, और t कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। फिर 2 को स्प्लिट कर दिया, ये कैंसिल हो गया और हमको मिल गया सेकंड वाला जो इक्वेशन है, यानी s इज इक्वल टू ये वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, 2 कैंसिल हो गया ना ये। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला कैसे आएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, मैंने बताया इसी से मिलने वाला है। तो इसी इक्वेशन को हम देखते हैं। अब इसमें हमने v की जगह सब्स्टिट्यूट किया था, अब v की जगह नहीं, हम t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, सो u प्लस वी बाई 2, और t की जगह क्या आ सकता है? t की जगह क्या आ सकता है? तो यहां पर देखना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो मैं t को इधर भेजता हूं, a को नीचे ले आता हूं, तो t क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन a। ठीक है ना, t को हम डाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन a, वो आप रीजन में यहाँ पर यहीं पर लिख मेंशन करना होगा आपको, इज इक्वल टू s। ठीक है, अब 2 और a जो यहाँ डिवीजन में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना? सो दैट विल बिकम, अब देखो ये हो जाएगा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, और 2 और a इधर मल्टीप्लाई हो गया तो इज इक्वल टू 2as हो गया। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इसी के साथ आपका थर्ड इक्वेशन आ गया। देखो सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया और फर्स्ट भी आ गया। क्या किया था हमने एक बार और देख लो। हमने स्टार्ट किया बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी, रीअरेंज किया, t को उधर भेजा, माइनस यू को उधर भेजा, आ गया। सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए हमने क्या किया? देखो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी की जगह पर 2 वेलोसिटीज है तो एवरेज ले लिया, u प्लस वी अपॉन 2 इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर जो इक्वेशन आया है t को यहाँ भेज के जो इक्वेशन बना है, इसी से सेकेंड वाला भी आएगा और थर्ड भी आएगा। सेकेंड वाला के लिए क्या करना है? v की जगह सब्स्टिट्यूट करना है u प्लस ए टी, जो फर्स्ट में आया था वही v का वैल्यू पुट कर देना है, वो हमने पुट किया और सिंप्लीफाई करते गए, आ गया सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वाले के लिए यही इक्वेशन में t को सब्स्टिट्यूट करना है। क्या? एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन ए, वो डाल दिया, 2a को इस तरफ भेजा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो आ गया। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में काफ़ी, मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप डेरिवेशन आपने करना अभी पहली बार सीखा है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये इक्वेशन, डायग्राम भी और ये इनिशियल्स भी। ओके, सो गाइज ये सेम चीज जो हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन है, इसको ग्राफिकल मेथड से भी पूछा जाता है। ठीक है, और जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, सो हम इसको ग्राफिकल मेथड से करने की कोशिश करते हैं। चलो, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, काइनेमेटिकल इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफ। ठीक है, तो इसमें क्या है? पहले तो हम वही एज्यूम करेंगे जो भी, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। अब वो एक्सेलरेशन हुआ उसमें a, और t जितने टाइम के बाद
जो उसकी नई वेलोसिटी है वो है v, सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। और जो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट डिस्प्लेसमेंट इज s। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये हो गया वेलोसिटी वाली लाइन और ये हो गया टाइम वाला लाइन। ठीक है, एट t इक्वल टू 0, दिस इज एट t इक्वल टू 0, जब ये वेलोसिटी u है, तो यानी इस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो हमको टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 0 है, और इस पॉइंट पे इस मोमेंट पे वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी इज सपोज थोड़ा इसको आगे ले जाता हूँ। ठीक है, सो इस टाइम पे वेलोसिटी है ये, सो दिस इज u। ठीक है, ये है अपना u, वेलोसिटी है इनिशियल, एंड लेट दिस पॉइंट बी a। ये जो पॉइंट है, जब बॉडी यहाँ पर है तो ये पॉइंट को a कहते हैं, और जब बॉडी मूव करके यहाँ गया लेट दिस पॉइंट बी b। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ गया कितने टाइम में, t जितने टाइम में, तो लेट दिस बी कि भाई ये हुआ अपना t जितना टाइम बीता, और अब इस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो बढ़ चुकी है, तो यानी u होता तो इधर होता, बढ़ गई मतलब यहाँ पर होगा समवेयर हियर। सो दिस इज द न्यू वेलोसिटी, मतलब अगर आप यहाँ मार्क करके देखो तो दिस इज द न्यू वेलोसिटी v। ठीक है, ये पॉइंट a है अपना एंड दिस इज पॉइंट b। तो अब मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अपना पॉइंट a है। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर था, वेलोसिटी बढ़ गई, अब ये वाला पॉइंट है फाइनल पॉइंट b, तो ये मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये अपना मोशन का ग्राफ हो गया। अब इसको थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर इस लाइन को जोड़ देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये हो गया, नाम दे देते हैं, ये O है, ये A है, ये B है, ये ओरिजिन को हम O कह देते हैं। सो दिस विल बी O, ये वाले पॉइंट को C बोल देते हैं, ABC हो जाएगा ट्राइंगल, और यहाँ पर वाली पॉइंट को D कह देते हैं। ओके, अब इसी से हम सारा जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है हम डिराइव कर लेंगे। कौन सा निकालना है हमको, एक है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी जो डिराइव करना है, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। ठीक है, अब उससे हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ, स्टार्ट वैसे ही करना हमको पहले वाले के लिए, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन अपना a है, सो a इज चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी ये हो गया अपना bd, और इनिशियल वेलोसिटी ao। सो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल माइनस इनिशियल यानी bd माइनस ao, पहले ग्राफिकल लिख देंगे हम, अपॉन टाइम। टाइम कितना है देखो, ये वाला टाइम है अपना od। अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू bd की वैल्यू कितनी, देखो ये वाली चीज है अपनी v। ओके, ये जो चीज है दिस इज योर v, दिस लेंथ इज u, और ये लेंथ है t। ओके, सो bd यानी वही हो गया v, सो v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, अब ये इधर आ जाएगा, वही चीज़ जो हमने पहले करी थी, ये हो गया at, ये हो गया v माइनस यू इधर आ जाएगा, प्लस यू हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आ गया अपना पहला वाला। ठीक है, जैसे हमने किया था पिछला वाले में बिल्कुल वही है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर पहले ग्राफिकल टर्म डाले हमने। ओके, नाउ अब हम करते हैं कौन सा वाला, सेकेंड और थर्ड निकालने के लिए। तो सेकेंड और थर्ड निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता दी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ के अंडर का एरिया होता है ना, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इससे अपने को डिस्प्लेसमेंट पता चलता है। सो आई विल से दैट सेकेंड वाले के लिए हम वही लॉजिक लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब ये जो शेप है ट्रापीजियम है,
सो एरिया ऑफ ट्रपीजियम ए बी डी ओ, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रपीजियम को हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं। देखो ये ट्राइंगल है और ये वाला रेक्टेंगल है। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू बेस कितना है देखो ए सी और हाइट कितना है बी सी। सो हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए ओ इंटू ओ डी, ए ओ इंटू ओ डी, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज डाल लेते हैं। सो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, यानी ए सी की वैल्यू कितनी है देखो, ए सी की वैल्यू वही होगी जो ओ डी की होगी। सो दिस इज इक्वल टू दिस, ये टी है तो यानी टी इंटू बी सी कितना है देखो, बी सी यानी ये लेंथ। सर ये पूरा लेंथ देखो, ये पूरा लेंथ v है, देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, और इतना लेंथ है u। सो ये v ये u, ठीक है, दिस कंप्लीट इज v और सिर्फ इतना पार्ट है u, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस u, ठीक है। सो बी सी विल बी v माइनस u प्लस ए ओ इंटू ओ डी, दिस इज ए ओ u और ओ डी कितना है t, सो u इंटू टी, ठीक है। और एक चीज हमने अभी क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है, तो मैं v माइनस यू को क्या पुट कर सकता हूँ, इसको इधर ले आओ। सो v माइनस यू को हम पुट कर सकते हैं at, तो बस इसको यहाँ डाल दो। सो s इज इक्वल टू, देखो ये मैं पहले लिख देता हूँ, यू टी प्लस ये आ गया हाफ, ये देखो ये at है और ये t है, तो क्या हो जाएगा at स्क्वायर, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। फॉर द थर्ड इक्वेशन यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अगेन सेम लॉजिक यूज करने वाले हैं, अगेन यही लॉजिक यूज करने वाले हैं। ओके, सो मैं इस वाले पार्ट को, स्टार्टिंग वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है। और लॉजिक मतलब सेम क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ भी हम एरिया ऑफ ट्रपीजियम वाली लॉजिक से ही करने वाले हैं द थर्ड इक्वेशन। सो एरिया ऑफ ट्रपीजियम, अब डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, है ना। तो अगेन आई बी राइटिंग दिस, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रपीजियम ए बी डी ओ, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो ट्रपीजियम का पैरेलल साइड ये है AO प्लस BD, सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट यानी ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये वाली चीज यानी OD। सो S इज इक्वल टू हाफ इंटू AO की वैल्यू कितनी है देख लो, U प्लस BD यानी V प्लस OD यानी T, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए फाइनली, थर्ड इक्वेशन, थोड़ा देखते रहो क्या चाहिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, ठीक है ना। तो हम अब अगेन वही करेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। अगर एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी होता है तो यहाँ पर हम t को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेजो, इसको यहाँ ले आओ, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, वही डाल दिया, उसको उठा के हम यहाँ पर t की जगह पुट कर देंगे, ठीक है। सो द इक्वेशन विल बिकम हाफ इंटू v प्लस यू और ये हो गया v माइनस यू अपॉन ए। अब 2a जो है वो इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2as और a प्लस बी, a माइनस बी यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, ठीक है। सो ये दोनों ही मेथड्स आपको बहुत ज़रूरी है, आपको मतलब आ सकते हैं एग्जाम में, तो दोनों मेथड को प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बढ़ते हैं आगे, एंड उम्मीद है ये आपने नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके कर लेना और लिख के प्रैक्टिस करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमको सर्कुलर मोशन, चैप्टर का एंड वाला पार्ट है सर्कुलर मोशन।
सो सर्कुलर मोशन में हमको क्या दिया हो, देखो बहुत सिंपल सी बात है। और सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मूव करी तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बता दिया यहाँ स्पीड का क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो कोई भी सर्कुलर मोशन जहाँ स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे मान लो है ना, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर यही मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगातार मूव कर रही है तो ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। पर एक बात याद रखना, सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही कांस्टेंट हो सकती है पर कभी भी वेलोसिटी, इवन इफ इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों सर? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए। बट तुम देख सकते हो यहां हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो द स्पीड कैन बी कांस्टेंट, द स्पीड इज कांस्टेंट इन दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो सेम रहने के लिए डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए स्पीड मैग्नीट्यूड के अलावा, ठीक है। अच्छा देखो अब यहां पर ये जो मोशन दिया हुआ है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस को मान लो हम r कह देते हैं, ठीक है। तो अब एक छोटी सी बात यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर इसमें एक पूरे चक्कर की बात करते हैं, जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2 पाई आर, है ना, इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। और टाइम कितना लगता है, सपोज इसको जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन जो है वो कितना है, लेट दैट बी कैपिटल टी, मतलब एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 2 पाई आर है और टाइम एक चक्कर का कैपिटल टी है, ठीक है। सो द फॉर्मूला विल बी 2 पाई आर अपॉन टी। ये याद ध्यान रखें, इससे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर न्यूमेरिकल्स हमने वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप चेक करोगे यूट्यूब पे जाके एड्यू मंत्रा मोशन न्यूमेरिकल्स, तो आपको कई सारा जितने भी हैं सब टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके अलावा कुछ और डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन गाइस, बाय बाय।